हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। बच्चों, हमने लास्ट टाइम फंक्शंस के कुछ स्पेशल फंक्शंस देखे थे। मॉडुलस फंक्शन हमारा कवर हो गया है, सिग्नम फंक्शन हो गया, देन उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज का जो हमारा है उनके ऊपर सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फिर एक नया फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। बट वो जो फंक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले से ही पढ़ लिया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो डोमेन और रेंज वाले जो क्वेश्चंस हैं, अभी हमने रेंज तो डिस्कस किया ही नहीं है खास ज़्यादा, सिर्फ ग्राफ्स में देखा है कि रेंज क्या होती है। तो अभी हम पहले डोमेन के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो डोमेन हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। फाइंड द डोमेन, फाइंड डोमेन। डोमेन मुझे निकालने हैं फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स माइनस का मॉडुलस ऑफ एक्स और उसका अंडर रूट। मुझे इसकी डोमेन चाहिए। डोमेन से मतलब है मुझे वो सारी इनपुट्स चाहिए जिनके लिए जिनके लिए ये जो एफ एक्स है वो डिफाइंड हो जाए, है ना, डिफाइंड हो जाए। मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसमें ज़ीरो ना आए। सिंपल सा लॉजिक है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। रूट के अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो रूट के अंदर पॉजिटिव से मतलब है मेरा ये वाली जो टर्म है डोमेन के लिए, ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, रूट वाली बात करें तो। बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल्स टू ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये इक्वल्स टू ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब इक्वल्स टू ज़ीरो वाला साइन हटा दो। तो फॉर डोमेन ऑफ एफ वी मस्ट हैव एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स माइनस में मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, विच मीन्स एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन मोड ऑफ एक्स। अब आप सोच के देखो, क्या एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स से बड़ी होती है? देखो, जब हम मोड ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं तो हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं सारे नंबर्स को, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। यदि मैं नेगेटिव नंबर सोचता हूँ तो नेगेटिव नंबर कोई भी होगा -2 जैसे, तो यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव नंबर सोचेंगे से 2, 3, 5 कोई भी नंबर, तो जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ पे होगा, तो ये बड़ा नंबर तो नहीं हो पाएगा, और ज़ीरो के लिए भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज एक्स belongs to 5. That means not possible. You can say not possible or x belongs to 5, or you can say domain is empty set. Domain is empty set. यानी कि ये जो फंक्शन है वो अपने आप में कोई फंक्शन है ही नहीं, इसकी डोमेन में कुछ आएगा ही नहीं। कोई भी नंबर हम डालने की कोशिश करेंगे इनपुट, तो हमें इनपुट अलाउड नहीं होगी, क्योंकि ये फंक्शन कोई भी फाइनाइट एंड रियल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, आउटपुट नहीं दे पाएगा हमें। गॉट इट? बात समझ में आई है? ओके, सेकंड लेते हैं और देखते हैं। अभी हम और देखते हैं। 1 अपॉन में एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, रूट के अंदर है। मुझे इसकी डोमेन चाहिए, तो देखते हैं इसकी डोमेन क्या होगी। फिर से क्या करना है? सेम बात, फॉर डोमेन ऑफ एफ, रूट के अंदर वाला जो पैटर्न होता है वट एवर इज द थिंग, वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। बट क्योंकि डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में ये पूरी वैल्यू है तो वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन के लिए ये होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बट बाय डेफिनेशन यदि मैं देखता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल्स टू एक्स होती है, यही होती है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? यहाँ पे क्या मिल रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स छोटा है एक्स से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स छोटा है एक्स से, और बाय डेफिनेशन, बट हटा दो यहाँ पे भाई, बाय डेफिनेशन वी नो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो लेस देन एक्स तो ट्रू है ना, लेस देन एक्स को ट्रू है, बट इक्वल्स टू एक्स ट्रू नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि
क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है वो कह रही है ना यहाँ पे डोमेन वाली डेफिनेशन कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स से छोटा चाहिए। तो इसका मतलब हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए। इक्वालिटी आते ही ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और ये वैल्यू ज़ीरो होते ही हमारे डोमेन वाला जो काम होता है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे कौन से वाले एक्स हटाने पड़ेंगे जो कि इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होता कब है, जब एक्स इंटीजर होता है, जब एक्स इंटीजर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो कंडीशन है वो हमारे पास कब ट्रू होगी, सारे रियल नंबर्स के लिए, बट इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करते हो तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, एक इंटीजर नंबर्स और एक नॉन इंटीजर। इंटीजर्स के केस में सीधा वैल्यू सेम ले लेता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या वैल्यू ले लेता है, एक्स के इक्वल। कब जब एक्स इंटीजर होता है, और अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो छोटा होता है एक्स से जब एक्स इंटीजर नहीं होता। तो हमें यही चाहिए ना, हमें तो यही चाहिए कंडीशन बस। तो इसका मतलब एक्स क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर बट इंटीजर नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई डोमेन ऑफ एफ क्या आ गई बेटा, डोमेन ऑफ एफ क्या आ गई है, सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जेड, नॉन इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो ये इसके डोमेन हो गए। गॉट इट बच्चों, ओके। अच्छा, जो मैं बताने वाला था कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक नया फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो एक्चुअल में वो फंक्शन यहाँ पे दिया भी हुआ है, एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसको ही एक नया फंक्शन नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। क्या कहलाता है ये, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अभी डिटेल में जान लेंगे इसके बारे में। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ इसको कि दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड ग्रेटेस्ट सॉरी क्या बोलते हैं इसे हम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अभी मेरा जो मेन टारगेट है वो एक और क्वेश्चन को कंप्लीट करने का है ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड। तो उसको देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपका दिया हुआ है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन निकालनी है मुझे, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 में रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का ये 6। मुझे इसकी डोमेन चाहिए। सेम लॉजिक, डिनोमिनेटर में है, रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो। इसकी डोमेन के लिए मुझे क्या करना है, सोच के बताओ जल्दी से। यस, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई फॉर डोमेन ऑफ एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 6 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब ये कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक वाली फीलिंग दे रहा है आपको। कैसे इक्वेशन वाली आई, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, पुट कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को टी समझने के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को मैंने टी नाम दे दिया, तो यू विल फील कि ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें। अब इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म देखो, टी माइनस का 3 और टी प्लस का 2 फैक्टर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। यही तो होता है। अच्छा, कुछ बच्चों को यदि वेवी कर्व मेथड पता है, कुछ बच्चों को यहाँ पे यदि वेवी कर्व मेथड पता है, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर क्या नाम बोल रहे हो, वेवी, वेव्स की तरह जो चलता है। ठीक है, वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंगली यदि मैं करता हूँ तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो वेवी कर्व मेथड हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर लाइन पे हमें वो पॉइंट्स मार्क करने हैं जहाँ पे ये वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि -2 और 3। देखो, वेवी कर्व मेथड का सिंपल सा रूल अभी समझ लो, इसके लिए पर्टिकुलरली बहुत सिंपल है कि वो पॉइंट्स मार्क करो जहाँ पे ये 0 हो रहे हैं। तो ये 0 होगा 3 पे, और ये 0 होगा कहाँ पे, -2 पे। तो -2 और 3 -∞ से इन्फिनिटी पूरी रियल लाइन पे वो पॉइंट्स मार्क कर लो। उसके बाद
यदि यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स बने हुए हैं उन सभी के कोफिशिएंट कैसे देखने हैं मुझे? पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर दो बस। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यदि नेगेटिव होता तो क्या करते, तो उसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते बच्चा, उसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते और इस इनइक्वालिटी में चेंज कर देते। बात समझ में आ रही है? यदि हमारे पास मान लो कि कोई कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता, कि जैसे यहाँ पे 3 - t होता और यहाँ पे t + 2 ही होता सपोज़, तो मैं क्या करता, इसमें से फिर माइनस कॉमन निकाल लेता, पहले ऐसे बना लेता और फिर इस माइनस को हटाने के लिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये हमने इनइक्वालिटीज़ में देखा है। तो हमारे पास कुछ ऐसा सीन बन जाता फिर, आर यू गेटिंग? माइनस साइन फिर उधर शिफ्ट कर देते और उसके बाद फिर से हम वेवी कर्व मेथड पे ही आ जाते, नंबर लाइन वाले मेथड पे, कि जी सारे के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। तो अब क्या करेंगे वो हम यहाँ पे सुन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें, यहाँ पे हमें किसके साथ स्टार्ट करना है? पॉजिटिव साइन के साथ। देन ऑल्टरनेट साइन, चलो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव साइन है वो किसका साइन है? वो इस वैल्यू का साइन है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी जब हमारा t 3 से बड़ा होगा। ये वैल्यू नेगेटिव होगी जब हमारा t -2 से 3 के बीच में होगा, और ये वाली वैल्यू अगेन पॉजिटिव होगी जब t हमारे यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है वो हमें चाहिए क्या? हमें तो पॉजिटिव साइन चाहिए इसका, ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव कहाँ पे है? इस वाले पार्ट पे है और इस वाले पार्ट पे है। ठीक है, तो इसका मतलब t क्या हुआ? t -2 से छोटा होना चाहिए, या फिर t जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। और t कौन है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, -2 से छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से बड़ा। ठीक है, अब सोचना ये है कि यदि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा है, यदि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है, -2 से छोटी इंटीजर वैल्यू लेगा वो तो सीधा, तो क्या लेगा? -3 लेगा, -4 लेगा, -5 लेगा एंड सो ऑन, वो सारी वैल्यूज लेगा पीछे वाली। कौन? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 से छोटी वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब -3 -4 -5 ये सारी वैल्यू लेगा। ठीक है, और इसी तरह से जब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से बड़ा है तो वैल्यू क्या लेगा? 4 लेगा, 5 लेगा, 6 लेगा एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग बच्चों? आर यू ऑल गेटिंग? ओके, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 वैल्यू ले रहा है तो सोचो अब x कहाँ से कहाँ होगा, है ना? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी याद है तुम्हें, तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलेगा। जब x -3 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 वैल्यू लेगा। -2 से -3 के बीच में भी यदि आता है तो भी वैल्यू -3 लेगा। जैसे ही -2 होगा तो -2 पे जंप करके वो -2 पे चला जाएगा, फिर -1 पे चला जाएगा, इस तरह से जाता है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आर यू गेटिंग? इस तरह चलेगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 वैल्यू कब लेगा? देखो ना, -3 वैल्यू कब लेगा? जब वो -2 से, कौन? x यदि -2 से छोटा होता है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x धड़ाम से -3 के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब, और फिर जैसे ही -3 से और छोटा होगा तो -4 और छोटा होगा, -5 और छोटा होगा, -6 की तरफ चलता रहेगा। मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से? -2 से छोटी। अब हम देखेंगे इधर, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से बड़ा होगा तो यानी कि वो सीधा वैल्यू अटेंड करेगा, कौन सी? 4, देन 5, देन 6। 4 वैल्यू कब लेगा वो सोचो? जब x की वैल्यू खुद 4 हो या 4 से बड़ी हो, 4 पॉइंट समथिंग हो, सही है। देन 5 की तरफ भी चल रहे हो तो 5 पे 5 ले लेगा, 5.1 पे 5 लेगा एंड सो ऑन, आगे चलते रहोगे, ये सारी वैल्यू अटेंड करता रहेगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -∞ से -2 पे ओपन, यूनियन 4 पे आ जाएगा हमारा क्लोज से इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगी हमारे पास डोमेन ऑफ f। तो आई थिंक अच्छे समझ में आया है, आ गया ये वाला क्वेश्चन समझ में? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे
एक तो छोटा सा पार्ट मैंने वेविकर मेथड का यूज़ किया है। अच्छा, यदि ये किसी को वेविकर मेथड से समझ में नहीं आया है कि सर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगा दिए, तो मैं उनके लिए मैं बता दूं कि क्या करो, इस नंबर को मान लो ए और इस नंबर को मान लो बच्चों बी, और ऐसे कहो कि ये ए इंटू बी पॉजिटिव है। जब ए इंटू बी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, या तो दोनों पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों नेगेटिव होते हैं। जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, t-3 भी पॉजिटिव और t+2 भी पॉजिटिव, तो ये केस बनेगा पूरा। ऐसे दूसरा t-3 एंड t+2 ये दोनों ही नेगेटिव। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा t greater than 3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास t आएगा <-2। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ये दोनों कंडीशंस आ जाएंगी। ओके है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम वो स्पेशल फंक्शन पे आ जाते हैं, पहले उसको ख़त्म करते हैं। तो हम एक और स्पेशल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, और ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल फंक्शंस हैं सारे के सारे। मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम और नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एज f of x is equals to x minus greatest integer of x। x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस पूरी वैल्यू को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसको हम इस तरह से नोटेशन देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। x क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, इस पूरी वैल्यू को, या ऐसे बोल लो इसको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या बोलेंगे इसको हम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये जो वैल्यू है ये क्या वैल्यू लेगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो इनपुट क्या देंगे हम, पूरी की पूरी रियल लाइन खुली हुई है इसके लिए भी, बट आउटपुट क्या आएगी वो कंसर्न है हमारा। तो आउटपुट देखो बहुत ही आसान है निकालना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ पे कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस है। तो हम अपनी जो इनपुट्स हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर, इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो मैंने कहा कि एक इंटीजर ले लेते हैं इनपुट, और दूसरा हम नॉन इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, जब आप इंटीजर इनपुट लोगे तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इनके सारे के सारे इंटीजर नाम की जो बेटियां हैं उन सब के एक ही मम्मी है, कौन, 0 नाम की मम्मी। ठीक है, अब आती है बात नॉन इंटीजर पॉइंट्स पे। नॉन इंटीजर पॉइंट्स क्या होगा, यदि कोई भी नंबर नॉन इंटीजर है, ठीक है, तो वो नंबर हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो हम फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 2.3 मान लेते हैं, नॉन इंटीजर नंबर है 2.3। अब 2.3 का जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा, ये x है, जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा तो आप देखोगे कि ये तो 2 आ गया जी। अच्छा, x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0.3 आएगी। क्या आएगी वैल्यू आपकी, 0.3। अब ध्यान दो, यदि मैं कोई भी नॉन इंटीजर नंबर ले रहा हूँ तो वो हमेशा दो नंबर्स के बीच में फंसा हुआ होता है। कौन से दो नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में। जैसे कि 2.3 है तो वो किन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो यदि मैं कोई x नॉन इंटीजर ले रहा हूँ, लेट x को मैं नाम दे देता हूँ, लेट x को मैं नाम देता हूँ k है वो नंबर। ठीक है, तो दिस मस्ट इम्प्लाइज, यदि वो नंबर k है, ठीक है, तो वो आपका जैसे कि मान लो, जैसे मैंने इसको k नाम दिया है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, पहले एक काम करते हैं, इस नंबर को दो इंटीजर्स के बीच में लाते हैं, इस नंबर को दो इंटीजर्स के बीच में लाते हैं, और मैं इसको k भी नाम ना दूँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं है। मैं कह देता हूँ कि x कोई नॉन इंटीजर है, देन x जो नंबर होगा वो दो इंटीजर्स के बीच में होगा। कौन से दो इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, n और n+1 के बीच में होगा। ये बात पक्की है। n मैं इंटीजर लेके चल रहा हूँ, n कोई इंटीजर है बेटा, n कोई इंटीजर है। जैसे मैंने x लिया तो वो हमेशा
दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यहाँ पे 2 और 3 के बीच में मिला, तो ऐसे वो भी मिलेगा किसी न किसी इंटीजर के बीच में, n और n+1 के बीच में। तो जैसे ही मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करूँगा तो वैल्यू क्या लेगा बताओ, उससे छोटी वाला इंटीजर। इंटीजर कौन है वो, n। इससे छोटे वाला इंटीजर जैसे 2, ठीक है। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आ गई n। अब हमारे पास जो है, क्योंकि x की वैल्यू n और n+1 के बीच में है भाई, ये तो x की वैल्यू है ना n और n+1 के बीच में, इसमें से मैंने हर तरफ से n माइनस कर दिया। इसमें से मैंने क्या किया, n माइनस किया। n माइनस किया तो व्हाट वी सी इज 0, x माइनस में इस n के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस n के प्लेस पे क्या रख दिया मैंने बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इधर मैंने n से n कैंसिल करके 1 लिखा। और ये जब बीच में x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये 1। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ने हमेशा क्या वैल्यू ली, 0 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू ली। इसका ये तो मतलब हुआ ना। बट कब, जब x नॉन इंटीजर है। अब आप कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू डाल के देखो, तो जब आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को सॉल्व करोगे तो यू ऑलवेज सी कि जो आउटपुट है वो 0 से 1 के बीच में है। बट यदि आप इंटीजर वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या आएगी, 0। तो फाइनली आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल हुई, 0 और 1 के बीच में नंबर्स। 1 को भी टच नहीं कर पाएगा वो नंबर, आर यू गेटिंग, 1 को टच नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि n+1 से छोटा ही होगा ये x, n और n+1 के बीच में ही होगा, तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। 0 यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, तो इसलिए फाइनली हमें क्या मिल गई, इसकी रेंज मिल गई है। कौन से नंबर्स, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। इज दिस क्लियर बेटा, ये समझ में आया आप सभी बच्चों को, ओके। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो चलो देखते हैं बेटा, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। बिल्कुल देखेंगे इसका ग्राफ, अच्छे से और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर दूँ डेफिनेशन को, ओके। तो इसका ग्राफ भी एक सुंदर सा ग्राफ बनने वाला है। घर में सभी ने कैंडल्स तो देखी होंगी, यस, तो वैसे ही कुछ दिखने वाला है। ये x, ये y, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में है, 1 को भी टच नहीं कर रहा है इनफैक्ट। तो y = 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसकी बाउंड्री लाइन हो गई, इससे बाहर तो मुझे जाना ही नहीं है भाई, क्योंकि रेंज मुझे साफ पहले ही पता चल गया है कि 0 से 1 के बीच में है। तो ये हो गया y = 0 x एक्सिस, और ये हो गई लाइन y = 1। तो आपका जो ग्राफ होगा इसके बीच में ही रहने वाला है, ये बात तो क्लियर है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं कि यदि मैं x को 0 से 1 के बीच में ले लेता हूँ, देखो ग्राफ बनाने के लिए कुछ ऐसा यूज़ करो, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। कि यदि मैं x को, ग्राफ बनाना है, x को मैं यूनिट इंटरवल्स में ब्रेक कर देता हूँ, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का किया था ना, एक यूनिट के ग्राफ बनाए थे, ठीक है, ऐसे इसका भी बनाओ, ठीक है। जब हम x को 0 से 1 के बीच में लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 हो जाता है, पता है आपको। तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो वैल्यू क्या रह जाएगी, x। मतलब जो y है उसकी वैल्यू क्या हो गई, x। तो y = x तो लाइन बनती है ना, अरे भाई y = x तो लाइन बनती है, बट उसमें डोमेन क्या रखनी है, सिर्फ 0 से 1 के बीच में। और जब भी हम ग्राफ बनाते समय यदि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं होता है तो हम इक्वलिटी मान लेते हैं, ग्राफ बनाते समय, ठीक है। तो 0 पे 0, 1 पे 1, ऐसे मान लो, 0 पे 0, 1 पे 1। बट क्योंकि एक्चुअल में वो मिलेगा नहीं, तो इसलिए उस 1 पे क्या लिखेंगे हम, ओपन सर्कल, और ये होगी लाइन आपकी y = x। आर यू गेटिंग बेटा, ये होगी कौन सी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = x, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब जैसे ही x 1 से 2 के बीच में आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा जो y है, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, x - 1। तो अब किसका ग्राफ बनाना है, y = x - 1 का। तो x जब 1 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0। x जब 1 है तो y की वैल्यू 0, आर यू गेटिंग। और जैसे ही x 2 होगा तो y की वैल्यू 1 पे क्या आ जाएगा, ओपन सर्कल फिर से।
क्यों? क्योंकि वो टू को टच करेगा नहीं, तो y इक्वल्स टू x माइनस 1 में x2 भी ले जाना नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो 2 पे देखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा और ओपन सर्कल के साथ आएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, बोलो, y इक्वल्स टू x माइनस 1। सिमिलरली फिर आप देखोगे x जब 2 से 3 के बीच में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो आ गया 2, तो उसका जो y है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो x माइनस 2 का ग्राफ बनाओगे आप तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, कुछ इस तरह से। फिर आप इसी तरह से कॉन्टिन्यूएशन में ऐसे चलते रहोगे। आर यू गेटिंग बच्चों? -1 के लिए आप देखोगे तो 0 यहाँ पे और ये इस तरह से नज़र आएगा, तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। मैंने बोला था ना कैंडल्स को बस थोड़ा सा इस पोजीशन में कर दो, 45 डिग्री पे कर दो। कितना एंगल बन रहा है ये, 45 ही तो है। समझ में आया 45 क्यों है? ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है। यदि आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जो बच्चे साइंस वाले हैं वो समझ गए होंगे कि y इक्वल्स टू x जो लाइन है उसका स्लोप 1 होता है और जो एंगल है वो 45 डिग्री बनेगा x एक्सिस के साथ। तो इन सभी लाइंस का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल कैंडल्स हैं, ठीक है। तो रेंज इज 0 to 1, ग्राफ इज हेयर, एवरीथिंग इज डन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आया है। ओके, तो करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, देखें। नहीं समझ में आया नहीं ये ग्राफ? ओके, तो चलिए बच्चों, मॉडुलस वाले हमने क्वेश्चंस भी किए हैं थोड़े से, और साथ में एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ अभी, एक सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड। जैसा कि हमने सिग्नम फंक्शन को सीखा था, सिग्नम ऑफ x को, तो अब वो बोलता है कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4, ये मोड याद है। सिग्नम ऑफ x मोड ऑफ x अपॉन में x होता है, x नॉट इक्वल्स टू 0, याद है ना बच्चों? ओके, तो ऐसे ही अब यहाँ पे देखना है, ये है फंक्शन, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि दिस इज सिग्नम ऑफ x माइनस 4। सिग्नम ऑफ x माइनस 4 मीन्स x माइनस 4 का मोड अपॉन में x माइनस 4। बट साथ में मुझे मेंशन करना पड़ेगा, यदि ये फंक्शन सिर्फ इतना है तो यहाँ पे सिग्नम ऑफ x जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो पूरा x इक्वल्स टू 0 पे भी डिफ़ाइन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग से नहीं है डिफ़ाइंड, तो इसलिए सिग्नम ऑफ x माइनस 4 कम्प्लीट नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिग्नम ऑफ x माइनस 4 को अवॉइड करेंगे। यदि ये साथ में दिया होता ना 0 भी विद x इक्वल्स टू 4 की कंडीशन पे तो बन जाता, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल हम यहाँ पे आते हैं, तो इसकी डोमेन निकालने। तो इसकी डोमेन के लिए क्या करोगे बेटा, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब x 4 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ f तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्या, r में से सिर्फ 4 हटा दो। अच्छा, इसकी रेंज डिस्कस करें ज़रा। इसकी रेंज मतलब इसके आउटपुट्स। आपको पता है कि ऊपर नीचे सेम है, सही है जी, ऊपर नीचे सेम है, तो इसका मतलब क्या आने वाला है, 1। बट ऊपर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही लेगी, नीचे वाली वैल्यू क्या हो सकती है, उसी का नेगेटिव हो सकती है, तो इसका मतलब क्या आएगा, -1। तो फाइनली क्या आएगा, 1 और -1। या ऐसे देखो, सिग्नम ऑफ x है, इसको आप x ट्रीट कर दो बेटा, x ऊपर नीचे x ट्रीट कर दो, उसको नया x बोल दो। तो सिग्नम मोड ऑफ x अपॉन में x क्या वैल्यू लेता है, 1 और -1। सिग्नम ऑफ x में हमने सीखा था ना, तो 1 और -1। 0 भी होती है रेंज, बट उसमें 0 अलग से गिवन होता है कि x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल क्या आएगी रेंज, 1 और -1। ओके है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस किए अभी हमने डोमेन वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रेंज का। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, रेंज बहुत जल्दी से हम समझने वाले हैं, और सभी अपने दोस्तों को आज ही बोलेंगे कि मैथ्स आसान है, और मैथ्स आसान चैनल जो यूट्यूब पे है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फॉर योर मैथ्स सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।